अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का और आज सवाल लेकर आए हैं कि स्पीकर सिंध असेंबली या किसी भी असेंबली का स्पीकर जो कि कस्टोडियन होता है असेंबली का, वो जेर हिरासत में गया, यानी आगा सिराज दुरानी साहब की बात हो रही है। और उसके बाद आज जब वो असेंबली में आए तो अरकान असेंबली और ख़ासतौर पे उनकी अपनी जमात के लोगों ने उनका ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया। एक हंगामा रहा जो कि सिंध असेंबली में भी और कौमी असेंबली में भी। किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अमल को देख रही है, हम बात करेंगे साबिक स्पीकर सिंध असेंबली और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध निसार अहमद खोर साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। निसार खोर साहब, फरमाइए किस तरह से देखते हैं आप आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी को? वैसे तो अगर किसी पे इल्जाम हो और गिरफ्तार किया जाए, जिस तरह से हम एक तरीकेकार देख रहे हैं, अपोजिशन जो है वो यही कहती है। साहब के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया उसके खिलाफ उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है और साथ ही साथ ये भी डिमांड की है चीफ मिनिस्टर से कि वो वफाकी हुकूमत से रुजू करें और नैब के चेयरमैन को कहें कि वो इस रवैये जो उनके अफसरान ने बर्ताव रखा उसकी इंक्वायरी करें और अगर उसने जो गलत रवैया रखा है उन पर उनको सजा दी जाए। देखिए, वैसे तो पाकिस्तान में इससे ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कैदी बना दिया गया अपने ही घर में। वो कैदी बन के एक दफा से जायद वो कैदी बन के रह जाते थे जब यहाँ डिक्टेटर साहब आ जाते थे। हम सोच रहे थे कि ये इदारे जरा इस चीज का ख्याल रखेंगे। बहुत से अक्यूज को रोकने के बहुत से तरीके यहां मौजूद हैं। ईसीएल का नाम तो आप सब ने सुना हुआ है। अगर किसी के शक था कि कोई आ नहीं रहा और बुलाया जा रहा है तो वो इनकार कर रहा है, तो यहां तो सैकड़ों लोग ईसीएल पे हैं। आप ईसीएल पे डाल सकते थे, लेकिन आगा सिराज साहब एक दूसरी दफा इलेक्टेड स्पीकर हैं। उनके बड़े जो थे, चाचा थे, वालिद साहब थे, वो भी स्पीकर रहे हैं या पुराने हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है। एक फैमिली से ताल्लुक रखते थे, वो कहीं जा नहीं रहे थे। उन्होंने पहले भी शायद नैब को फेस किया था और इस दफा भी कर सकते थे, लेकिन इस तरह से कि सिंध से लोग जाएं और जाके इस्लामाबाद में गिरफ्तार करें, ये तुक समझ में नहीं आई। असेंबली का इजलास 27 तारीख को वैसे ही रखा हुआ था, 27 तारीख को वैसे ही इजलास रखा हुआ था, तो ऐसी क्या जल्दी हुई कि यहाँ से लोग गए और उनको गिरफ्तार करके यहाँ ले आए? खोर साहब, ये फरमाएं कि आपको इख्तिलाफ जो है वो किस बात से? गिरफ्तारी से इख्तिलाफ है, इस्लामाबाद में गिरफ्तारी से इख्तिलाफ है, या आपको घर में जिस तरह से सर्च किया गया उस पर इख्तिलाफ है, या ये बताया नहीं गया कि जनाब किस केस में और क्यों पकड़ा गया है? वो एक वाज़ेह तौर पर बात आई है कि भाई जी फरमाएं। एक इख्तिलाफ है कि उनके घर में जो रेड हुई, ठीक है, और वो 7 घंटे जारी रही और अपने उनके जो लेडीज थी उनके साथ रवैया बुरा। दूसरा ये कि वो अगर पेश हुए थे पहले नैब के पास तो उनको बुलाया जाता तो बेहतर था। यहां से जाएं और इस्लामाबाद में जाके गिरफ्तार करें, वो गिरफ्तारी यहां सिंध में भी हो सकती थी, सिंध में भी हो सकती थी। अगर वो कहीं किसी को मुयसर नहीं थे तो पब्लिकली यही बात बड़ी होती है कि ईसीएल पे किसी का नाम डाल दिया जाए। ठीक है, इसमें निसार खोर साहब आप क्या समझते हैं? एक लिहाज से ये जो टाइमिंग है, जाहिर बात है एक टाइमिंग इसमें मैटर कर रही है ना, कि उस वक्त आगा सिराज दुरानी साहब इस्लामाबाद में थे, तो वो जो हो सकता है, या आपको ज्यादा बेहतर शायद हो सकता है इंफॉर्मेशन हो कि कोई ऐसी खबर जो है नैब के पास हो कि अगर आज ही गिरफ्तारी कर ली जाए और आज ही इनके घर पे जाकर जो है सर्च कर लिया जाए तो वहां से कुछ दरामद हो सकता है। कुछ जो है वो आपको मालूम होगा कि माजी में भी खबरें आती रही हैं कि घरों के जो बेसमेंट्स हैं वहां से बड़े पैसे निकले हैं या बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो ये इतनी देर जब घर पर रहे तो वहां से निकला क्या? वहां से कुछ नैब ने कुछ बताया जनाब कि क्या निकला है जनाब घर से? तो फिर और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी कि जब ये वहां से निकल के आए हैं तो एक्चुअली सीधा अवाम को बता दें कि उनको वहां से क्या मिला। इंडिपेंडेंट मशीर होते हैं
जो सीजर रिपोर्ट पे विटनेस करते हैं वो बताया जाए आवाम को। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक तो कुछ नहीं बताया गया कि उन्होंने क्या लिया, हमें क्या मालूम कि क्या क्या उनको मिला, और वो पब्लिक के सामने डिक्लेयर करने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये आज तो इजलास हो गया और आपने बता दिया कि इसमें क्या तय हुआ है, लेकिन कल जो प्रोविंशियल काउंसिल का इजलास हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो उसमें आप क्या समझते हैं, कोई किसी किस्म के एहतजाज की तरफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाएगी? एहतजाज तो हो रहा है तकरीरों की सूरत में, लेकिन क्या कोई मार्च का, कोई किसी किस्म के किसी मुजाहरे का जो है हम समझेंगे कल, उस तरफ आप बात करेंगे? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फर्ज है कि हम अपने अपने काउंसिल का, अपने ओहदेदारों को इस सूरत हाल से ब्रीफ करें। जो हुआ है वाकया वो असेंबली का स्पीकर के साथ हुआ है, उसका यकीनन उस चेयर का रुतबा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जिसको खाली नहीं रखा जा सकता। स्पीकर की कुर्सी अगर खुद स्पीकर गैर हाजिर हैं तो डिप्टी स्पीकर ऑटोमेटिकली हो जाती है। सूबों में दो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, एक गवर्नर और स्पीकर जी। तो ये इनको खाली नहीं रखा जा सकता। इनका तकद्दुस, इनका जो स्टेटस है वो काफी बड़ा है। तो इसका फार्मूला अपोजिशन ये कह रही है कि भाई अलीम खान साहब जो गिरफ्तार हुए, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो स्पीकर साहब आगा सिराज दुरानी गिरफ्तार हुए तो ये भी रिजाइन करें, नया इंतखाब कराएं, नया स्पीकर लेकर आए। मैं समझता हूं अलीम खान ने अपना इस्तीफा अगर दिया तो उनका जाती फेल है। सिराज दुरानी साहब का फैसला अपना है। सूबाई असेंबली की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वो चाहती है कि ये सिर्फ इल्जाम तराशी है, जब वो कन्विक्ट हो जाए तो इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है। अब सिंध असेंबली ने उनको चुना है और सिंध असेंबली ने उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया है कंडेमिंग द अरेस्ट। लेकिन तो फिर इस्तीफा का सवाल लेकिन निसार खोड़ा साहब, इसमें हम जो दुनिया की एक मिसालें देखते हैं, अलीम खान को छोड़ें, आप देखिए तरक्की याफ्ता ममालिक में जब किसी पे इल्जाम भी लगता है तो वो ये कहता है यार मैं पहले क्लियर हो जाऊं, उसके बाद मैं दोबारा आ जाऊंगा। मतलब एक जो एथिक्स जो है, जी 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 जनाब अली, ये दुनिया का कानून है कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। आप जब पर इल्जाम पाए तो आप मासूम समझे जाओगे जब तक आपके ऊपर जुर्म साबित न हो जाए। इल्जाम तो नवाज शरीफ साहब पे भी था, इल्जाम तो इमरान खान पे भी है, इल्जाम तो परवेज खटक पे भी है, इसी तरह से अलीम खान के ऊपर भी था। उनके घरों पे छापे मारे गए। ये है फर्क। ठीक है, आज इसलिए कह रहा हूं कि इल्जाम तराशी है। ठीक है, आज एक एक्शन और नजर आया कि सेहत पे जाना चाहिए। ठीक है, आज एक एक्शन और नजर आया निसार खोड़ा साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ जो लीडरान हैं उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट भी करानी शुरू कर दी है। तो आप समझते हैं कि एहतियाती तदाबीर यही है कि बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो कुछ लोग जो हैं जिनके नाम गूंज रहे हैं अभी के नैब उनको गिरफ्तार कर सकती है, जिनके GIT में नाम है, उसके अलावा भी जी जी वो बेल बिफोर अरेस्ट करा रहे हैं। अर्ज सुने जी, अर्ज सुने मेरे भाई अर्ज जी सुने। जी जी नैब को कोई भी अगर दरखास्त दे दे, उसकी सेहत हो या ना हो, नैब उस पर एक्शन लेना शुरू करे तो ये तो डर और खौफ पैदा करने की बात है ना। फिर कहीं भी कभी किसी के नाम आया हो तो वो सोचेगा कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए बेल फोर कराऊं, इस तरह से लोगों के सामने बेइज्जत तो ना हो कि मेरे घर वाले, मेरी फैमिली इस तरह से बेइज्जत हो। अच्छा निसार खोड़ा साहब, से अगर किसी ने बेल बिफोर कराई है तो उसमें बुरा क्यों मानना चाहिए? अच्छा, इसमें आगा सिराज दुरानी साहब एक बड़ी शख्सियत हैं, इनका बड़ा नाम है, जो ये वाकया हुआ है इस पर आपने भरपूर एहतजाज किया, लेकिन इससे पहले कि अगर हम पिछले 2 साल 3 साल 4 लोग देखते हैं, जो लोग इस वक्त नैब कस्टडी में हैं, सर वो भी इंसान हैं, वो भी किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के बेटे हैं,
जो इस वक्त मौजूद हैं, तो उनको भी इसी तरह सर अचानक घर में आधी रात में घर पे जाकर जो है कस्टडी में लिया गया और उनके घर की तलाशी ली गई, तभी से उनके घर में रहा गया। तो सर आप ये समझते हैं उनका दर्द भी किसी को फील करना चाहिए, उनके लिए ये बात उठानी चाहिए कि नैब जो है किस तरह लोगों से हिरासत दे रही है? बिल्कुल, मैं आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहा। ठीक है, बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाएं कि अब ये नैब कवानीन पर बहुत बात हो रही है निसार खोड़ो साहब, तो वैसे तो एक जंगी कैफियत आपस के अंदर भी है सियासी जमातों में, लेकिन आप ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कुछ ऐसे सियासतदान के शायद जो सूझबूझ बेहतर रखते हैं उनको सामने लेकर आए और वो आपसे भी पीपल्स पार्टी से भी और नून लीग से बात करें और एक अक्सरियत जो है कवानीन की में तब्दीली पर जो है वो बात करे, तो आप इसमें कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे? कानून के दायरे बहुत बड़े हैं। किसी पर इल्जाम हो तो इल्जाम से कहीं छुटकारा नहीं हो सकता। आवाम तो सवाल करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत से तरीके हैं कि वो कोर्टों के सामने पेश हों, आजादाना पेश हों, ठीक है, फैसले हो जाएं, उसके बाद भले उनको सजा हो जाए। नहीं, तरीकेकार यही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो नैब कवानीन है अगर हम किसी से नहीं कहते कि जी एहतसाब मत करो, ये हुकूमत खुद भी कर सकती है कि नैब के कानून को थोड़ा सा रिविजिट करे। जी कहीं नैब पर ये इल्जाम लग जाता है कि ये हुकूमत के कहने पर वो सारा कुछ कर रही है, ये तासुर भी गलत है। उसको ट्रांसपेरेंट बनाओ और हर एक को सफाई का मौका दो। ठीक है, ठीक है। ये जो गिरफ्तारी का जो मामला है और 90 दिन तक अपनी कस्टडी में ले सकते हैं और फिर चाहे आपके रेफरेंस जाए या ना जाए, फिर आप देखते हैं कि तो यही तो नैब का कानून है ना, यही नैब का कानून है जो ज़ेरे बहस है। जी, मैं इसी तरफ ही बात करना चाह रहा हूं कि और फिर उसके बाद जो है नैब कोर्ट से जो है वो बेल भी नहीं मिलती है, बेल के लिए आपको हाईकोर्ट जाना पड़ता है और 95% 98% केसेस में बेल नहीं मिल रही है। तो आप ये समझते हैं कि सर ये रिविजिट होना चाहिए और आप साथ देंगे पीटीआई का अगर इस पर जो बात आगे आती है, ताकि लोगों को क्योंकि हम दुनिया में जी पीटीआई ये करना ही नहीं चाहती तो मैं क्या साथ दूं, पहले तो वो करे ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी इस वक्त नैब कवानीन के हवाले से, और इसमें इंसानी हकूक का भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हम देखते हैं कि और स्कॉटलैंड यार्ड की मिसाल भी दी जाती है कि भाई ये आखिरी बात होती है गिरफ्तार करना, क्योंकि जब आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो आप उसकी आज़ादी को जो है ख़त्म कर देते हैं। क्या आपके पास इतने सबूत मौजूद हैं, क्या आपके पास इतने एविडेंसेस मौजूद हैं कि आप उसकी आज़ादी को ख़त्म करके उसको अपने पास जो है वो रख लें? तो ठीक है, आप गिरफ्तार करें। ये गिरफ्तारी आखिरी मरहला होना चाहिए, ये पहला मरहला नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से एक बड़ी डिबेट जो है वो मुल्क के अंदर जारी है, और अगर इसमें हुक्मरान जमात जो इनिशिएट लेगी इंसानी हकूक के हवाले से और ये आज़ादी के हवाले से, तो इसमें क्योंकि सभी इस वक्त जो मुश्किल में आए हुए तो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनका वो साथ देने की तरफ बढ़ेगी, लेकिन एहतसाब का अमल जो तेज होना चाहिए। अगर जो है नैब लोगों को पकड़ भी रही है तो भाई फिर एविडेंसेस सामने आए। अवाम तो यही चाहती है कि जो मुल्क में तरक्की नहीं हुई, जो अवाम का पैसा आज तक लूटा गया है, उसका एहतसाब हो, उसका जो है वो सामने लोग आए और पता चले कि जनाब किसने क्या लूटा है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं निकल रहे। इमरान खान साहब खुद फरमा चुके हैं कि 7% 8% जो है वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। तो फिर इतना शोर, इतना हंगामा ये किस लिए है? तो इस पर जो है जरूरी है कि नैब चेयरमैन और नैब का अमला जो है वो उनकी कारकर्दगी और पक्की बुनियादों पर गिरफ्तारियां और फिर उसके रिजल्ट्स आना जो बहुत जरूरी है, इस पर काम हो। टाइम एक ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक जबरदस्त शख्सियत स्टूडियो में होंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का नाज़रीन, आज बात कर रहे हैं हम स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के हवाले से, और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान असेंबली मिनिस्टर्स जो हैं वो बेल बिफोर अरेस्ट भी करवा रहे हैं। इसमें आज हमने देखा कि तैमूर तालपुर साहब जो कि सूबाई वजीर हैं फॉर एनवायरनमेंट ख़ास तौर पे, तो उन्होंने भी बेल बिफोर अरेस्ट कराई। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम रिजवान साहब। सर आपको वेलकम कहते हैं शो में, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सियासत के हवाले से जबरदस्त तजिया पेश करते हैं हुसैन थीपो साहब। आपको वेलकम कहते हैं हुसैन थीपो साहब। बहुत शुक्रिया। तैमूर तालपुर साहब, फरमाइए क्या वजह है, क्यों आज आप बेल बिफोर अरेस्ट कराने पहुंचे? खतरा महसूस हो रहा था कि अगला नंबर शायद आपका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नहीं जी, ये हम कोई पीपल्स पार्टी के मुर्गे नहीं हैं। हाँ। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालियार वर्कर हैं। ये जेलें और ये सब चीजें हमने शुरू से देखी हुई हैं। हाँ। अभी एक जो स्टांस लिया है काफी अरसे से इमरान खान ने, जिस तरह से वो हैंड ट्विस्टिंग करना चाह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की अरेस्ट वगैरह करके जी, तो हम उनको फेस करना जानते हैं और हम उन्हें फेस करना करेंगे और हमको बताएंगे कि किस तरह से 20 और 20 40 होता है। ठीक है। तो बिल्कुल मेरे पे 2 साल पहले एक इंक्वायरी शुरू हुई थी जिसका ना तो बेसिस है, ना कोई सर है, ना कोई पैर है, जिसमें वो कहते हैं कि एसेट्स बियॉन्ड मीन है। ठीक है। तो एसेट बियॉन्ड मीन तो मेरे परदादा दादा के टाइम से आ रहे हैं, तो कोई मैं आज तो पहली बार आया नहीं हूँ। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, आप जो बात कह रहे हैं ना कि 2 साल पहले इंक्वायरी शुरू हुई, तो उस वक्त तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं थी, और आज भी आप कह रहे हैं कि यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कुछ कहना है वो कह रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ तो कहती है कि भाई नैब जो आजाद है वो जिसकी भी गिरफ्तारी कर रही है, जो भी फैसले कर रही है, वो नैब जो अपने तौर पर कर रही है। अच्छा, बिल्कुल आपने बहुत दुरुस्त फरमाया। तो पंजाब के सीएम पे, बलूचिस्तान के सीएम पे, बाकी गवर्नर्स पे जो हैं हमारे अलग अलग सूबों के, उन सब के ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? को क्यों अरेस्ट किया गया? उनका जब नंबर आएगा तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। अलीम खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद आप देखें अभी केपीके के अंदर तो अलीमा बाजी की क्यों नहीं हुई? सर वो एक डिफरेंट केस था, वो नैब केस नहीं था, वो एक डिफरेंट केस था। डिफरेंट ये कि वो पीपल्स पार्टी के नहीं थे, पीटीआई के थे। अच्छा, हमारे साथ हुसैन थीपो साहब मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा इनका मौक़िफ़ लेना चाहूंगा। ये जो एक बात की जा रही है हुसैन थीपो साहब के पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बाकी दूसरी पार्टीज के लोग जो है अब जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, बात करने के लिए, तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, इसमें मैं गुजारिश कर लूँ कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। इसमें तो कोई किसी को, सब चाहते हैं कि जो सिटीजन हैं पाकिस्तान के वो चाहते हैं कि एहतसाब ऐसा होना चाहिए जैसे ईरान में हुआ, जैसे सऊदी अरब में हुआ। सऊदी अरब के शहजादे ने अभी पैसे वापस लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो नेब है ये एक मजाक सा कानून है। पहले वो अरेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करके बताते हैं कि ये नंदीपुर में नहीं है, ये पावर प्लांट में है, ये जी दूसरे केस में है। तो नेब के कानून को इमरान खान को चाहिए कि इसकी लेजिस्लेशन करे, पर्टिकुलरली जो नेब का कानून है उसको चेंज करें, और एहतसाब जितना सख्त करना है उतना करें, अपने बंदों का भी करें, क्योंकि 70% तो माशाल्लाह वहां पे भी वही लोग हैं जो पुरानी गवर्नमेंट में रहे हैं, घसे पिटे उनके जो भी कारनामे हैं उनको भी सीधा करें। देखें, अगर आपने क्लेम किया था कि हम नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, तो नए पाकिस्तान में ये नेब का ऑर्डिनेंस इस तरह से चलेगा कि नेब पहले अरेस्ट करती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है। नेब के जो आईओ हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कम से कम जब आप हाई प्रोफाइल केस इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, एटलीस्ट आईओ मास्टर ऑफ क्रिमिनोलॉजी तो होना चाहिए, एलएलएम तो होना चाहिए, उसको पता तो होना चाहिए कि क्या किसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अच्छा, इसमें तैमूर तालपुर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो नैब कवानीन की जब बात आती है, आप क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें एक कदम आगे बढ़ती है और इसमें जो रिजर्वेशंस पाई जाती हैं, देखिए एहतसाब होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि भाई ये इंडिपेंडेंट इदारा है, अपने तौर पर खुद जो है फैसले करता है। वो कौन से एरियाज हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं कि 90 दिन की कस्टडी हो या गिरफ्तारी के बाद बेल होने में आसानी हो, हाईकोर्ट में ना जाना पड़े, या गिरफ्तारी आखिरी मरहला हो, पहले मुकम्मल तौर पे केस जो बिल्ड किया जाए? आप क्या समझते हैं कि इसमें किन तरमीम की जरूरत है? मैं पहले तो आपसे कहूंगा कि जो मेरे अभी भाई ने बात की है, मैं उनसे 100 करता हूं कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और बहुत सख्त अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप अगर अभी देखेंगे द नंबर ऑफ केसेस जो इंक्वायरीज नैब ने की उनमें से 10% भी खड़ी नहीं हुई। तो उसी तरह से आपका जो तरीकेकार होता है, आप पहले साबित करें कि वो बंदा करप्ट है, उसे जेल दें या उसे फांसी दे दें आप, ताकि फिर और लोग भी उसको देख के कुछ सबक सीखें। आप हर किसी को ला के सियासी मफादात के लिए अरेस्ट कर रहे हैं,
6 महीने साल रख रहे हैं, फिर उनको छोड़ रहे हैं, जिस तरह सारे सियासतदानों के साथ अभी तक हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी। और सेकेंडली ऑफ कोर्स कोई, इनकी बात सही है, जो आपके नायब के आयोज हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है ना। नहीं, मेरा सवाल कवानीन में तरमीम के हवाले से था कि आप समझते हैं कि इसमें तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है उससे तो ये जो वाइट पेपर क्राइम होता है ये इतना आसान नहीं है पकड़ना, है मुश्किल काम है। ये नैब के थ्रू ही हो सकता है किसी हद तक, लेकिन इसमें कुछ जो रिजर्वेशंस हैं वो खत्म की जाएं। आप क्या समझते हैं? मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ इस बात में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोई भी बंदा अगर एक बार नायब की तहरीर में आ जाता है तो फिर वो सजावार हो, गुनाहगार हो, कसूरवार हो या ना हो, फिर वो साल 2 साल 3 साल तक इन कानून की बुनियाद पर बरी नहीं हो सकता है वहां से। उससे वो ही बर्दाश्त करना पड़ता है। जो एक चोर और एक करप्ट आदमी करेगा तो एक सिंपल शरीफ आदमी को उठाए तो उसके साथ भी यही सारा सलूक होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इन नायब के कानून में कुछ तब्दीली आए। पहले यही नायब को मियां साहब इस्तेमाल कर रहे थे हमारे साथ, पर इस तरह से नहीं जिस तरह से इमरान खान ने एक अपना पॉलिसी मैटर बना लिया इसको कि भाई मारो, पकड़ो, बंद करो, सबक सिखाओ। बस पीपल्स पार्टी का होना चाहिए, नवाज लीग का होना चाहिए, और किसी का पार्टी का हो तो कोई उसके लिए कोई कानून, कोई बात ही नहीं है। तो बिल्कुल दिस लॉ नीड्स टू बी चेंज्ड एंड रेक्टिफाइड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपका। जी हुसैन थिपू साहब, आप फरमाएं कि बहुत अफसोस की बात कि इन्होंने जो बात की कि तवील अरसे तक जो है लोग जेल में रह रहे हैं, फैसला नहीं आ रहा है। अगर आपके पास इतने सॉलिड एविडेंसेस हैं तो क्यों लोग 3 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक, तवील अरसे तक जेल कस्टडी में मौजूद है? और जेल का जो हमारे मुल्क के अंदर इन्वायरमेंट है, क्योंकि हर आदमी तो इन सियासतदानों की तरह VIP नहीं है जो लोग अंदर मौजूद हैं, तो आप बस बेल नहीं हो पाती। मतलब ये तो चंद केसेस हैं जिनमें बेल होती है, सामने आ जाती है, तो इस पर आपकी क्या सजेशन है? सर, इस पर गुजारिश करूँ ना कि अभी नया पाकिस्तान है, हम एक नया मैसेज दे रहे हैं कि अब पाकिस्तान में वो पुरानी घसी पिटी चीज़ें जो है वो बदला नहीं लिया जाएगा, रिवेंज नहीं लिया जाएगा। लिहाजा अभी इस लेजिस्लेशन को चेंज करना चाहिए। अब आप जब तक आदमी प्रूवन गिल्टी नहीं होता तब तक आप उसको अक्यूज कैसे कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू जुरिस्प्रूडेंस लॉ 9 गिल्टी मैन मे गो फ्री बट 1 इनोसेंट शुड नॉट बी हैंग्ड ऑन स्लेब। जब तक आप उसको प्रूव नहीं कर रहे हैं कि उसके ऊपर कोई क्राइम है, तब तक आप उसको उठा के रख लेते हैं, जिसकी वजह से ये परसेप्शन हो रहा है कि ये जो नेब है बेसिकली ये गवर्नमेंट की बी टीम है। वो गवर्नमेंट PTI हो, वो गवर्नमेंट नून लीग हो, वो गवर्नमेंट काफ लीग हो, वो गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी हो। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने 18th अमेंडमेंट की, बहुत सारी चेंजेस की। नेब लॉ को क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि उनको पता था कि जब भी हमने उठाना है आदमी को, हमने रिवेंज लेना है, तो नेब का कानून है, उसके तहत सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जरा अंदर की बात बताया ना, याद आपको क्यों पकड़ा गया आपकी नजर में? सर, मैं इसमें गुजारिश करूं ना कि वहां नेब के पास कोई एविडेंस इसका अभी तक नहीं है। उन्होंने ना तो कोई प्रेस रिलीज दी कि हमने उनके ऊपर 3 उन्होंने एलिगेशन लगाए। ठीक है, नंबर 1 ये लगाए कि जी उन्होंने एसिड डिक्लेयर नहीं किए। नंबर 2 उन्होंने ये लगाए कि जी उन्होंने कंस्ट्रक्शन जो कराई थी असेंबली बिल्डिंग की उसमें खुद बुर्दी है। नंबर 3 उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने जो रिक्रूटमेंट की है वहां पे उसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं नेब के ऊपर प्रेशर था, नेब सिंध के ऊपर प्रेशर था कि आप जिस तरह से हमने वहां पे एक बंदे को अरेस्ट किया है, आप सिंध में किसी भी बड़े आसामी को जो है वो आप अरेस्ट करें। और फिर जो घर पे जो अच्छा, फिर कुछ निकला वहां से। जी, मैं गुजारिश कर रहा हूं। फिर वहां पे जब DG नेब साहब ने एक मीटिंग की, उन मीटिंग के अंदर एक साहब ने कहा कि जी मेरे पास जो है वो किसी बड़े आदमी के लिए एविडेंस है और उनके घर पे जो है वो बहुत सारे जो है वो पैसे हैं। उन्होंने उन चीजों को व्हाट्सअप किया, DG नेब साहब ने उनको अलाउ किया कि जी आप इसके ऊपर अरेस्ट करें। आप बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहे हैं? जी, बहुत जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद अच्छा, जबकि वो आ रहे थे, मतलब कैरेक्टर एसिसिनेशन की एक हद होती है, वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहे थे। अच्छा, इमीडिएट अरेस्ट क्रिमिनल को उस सूरत में किया जाता है या तो वो ऑन स्पॉट क्राइम करते हुए पकड़ा जाए या तो वो मुल्क से बाहर जा रहा हो। वेरी क्विक ब्रेक लेना है। अच्छा, वो जब वापस आए, अब नेब वालों ने कहा इनके घर पे जो है वो बहुत सारे पैसे हैं, 2 मशीनें लेके और वो घर में आए और उन्होंने कहा बेसमेंट कहाँ है? घर में बेसमेंट था ही नहीं।
अच्छा। जबकि उनके पास इंफॉर्मेशन टोटल की टोटल गलत है। अगर कुछ था तो वैसे तो फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं ना कि जी ये मिला वो मिला वो मिला। तो लिहाजा इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज वो फिर पुराना पाकिस्तानी होगा। ठीक है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कल का इजलास जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कि उसमें देखते हैं कि ये किस तरह से प्रोटेस्ट जो है सामने आता है। नाज़रीन, टाइम एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हमारा लास्ट सेशन होगा, उस पर हम बात करेंगे इंडिया के जो जंगी जुनून हमें नजर आ रहा है उस पर, जहां पाकिस्तान से रद्द अमल सामने आ रहा है वहां उनके अपने मुल्क के अंदर भी लोग अब आवाज उठा रहे हैं कि ये जो बिला वजह का आपने एक ड्रामा रचाया हुआ है ये नहीं चल सकेगा। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, जो भारत का जंगी जुनून है वो अपने उरूज पर नजर आ रहा है, और उसमें खास तौर पे उनका जो पेड मीडिया है वो भी वही आवाजें जो है दे रहा है कि जो सहाफत के भी खिलाफ है, जो इंसानियत के भी खिलाफ है, जो जुल्म आप करते रहें कश्मीर के अंदर उस पर तो मीडिया खामोश रहता है, और आज जो आपने अपना एक ड्रामा रचाया है उस पर जो है आप आवाजें उठा रहे हैं, लेकिन दुनिया जो है वो बेहतर अंदाज में समझती है कि अब ये ड्रामा जो है नहीं चलेगा। चाहे सऊदी प्रिंस जो है जब आपके पास पहुंचे तो उन्होंने भी वो बात की कि जो हक पर मबनी थी, और उसके अलावा आज दुनिया में जहां जहां से भी सब बात सामने आ रही है, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो या दुनिया के दूसरे ममालिक हो, वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई आपके पास क्या एविडेंस है एक ऐसी जगह कि जहां पर आप जुल्म करते रहे हैं, अगर कोई वहां से रिएक्शन आया तो वहीं से हो सकता है, या ये आपका अपना एक ड्रामा है। हुसैन थीपो हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं सर, ये जो मीडिया डाइवर्जन है आजकल ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि आवाम को जो है जनाब एक दूसरी तरफ लगा दो कि वो जो बात करने की वो ना कर सके। तो ये आप क्या समझते हैं कि क्या ये ड्रामा जो हुआ है पुलवामा में, आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजूहात है? सर, इससे पहले तो मैं सबसे बताऊं कि ये मोदी की जो क्रिमिनल माइंड है ये इसके पीछे। देखें, अगर वहां पे अटैक हुआ है, वहां पे आपकी 7 लाख आर्मी खड़ी हुई है, एक चप्पे चप्पे पे एक बंदा खड़ा हुआ है, तो भाई हमारे बंदे कैसे आ गए? वो तो प्रूवन हो गया कि वो आपका अपना बंदा जो जेल में था वो प्लांटेड था। लेकिन मैं इससे आगे आपको बात बता दूं कि ये इलेक्शन कैंपेन है। मोदी ये चीज देख रहा है कि ये मेरा फेल्यूर है। उसने कहा मैं ईयरली 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं इंडिया की करेंसी को डबल कर दूंगा, मैं फलाना मंदिर बना दूंगा, मैं फलां गंगा को साफ कर दूंगा। उसने इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए थे, मैं जी इतने घर बनाऊंगा, 50 लाख नए शहर बनाऊंगा इंडिया में। उनका ये प्रॉमिस, क्योंकि वो लोग बाहर रोडों पे बैठे होते हैं तो उन्होंने कहा मैं इतनी सारी, अब जो कोई भी एक चीज जदीद शहर न बना सके। अब उनको पता है कि पाकिस्तान के साथ जंग करना इतना कोई आसान नहीं है। पाकिस्तान की जो फौज है वो दुनिया की नंबर 1 फौज है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया से कहीं बेहतर है। आप क्या मजाक समझ रहे? ये इंडिया जो थ्रेट कर रहा है, ये 2 न्यूक्लियर कंट्रीज, सुपर पावर कंट्रीज आपस में जंग, क्या मतलब? कोई ये तो कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ। ये इंडिया को पता है इस चीज का। और हमने कभी भी इसमें मैं वजीर आजम साहब को 100% क्रेडिट दूंगा कि वो फॉरेन मिनिस्टर भी बेहतरीन बना हुआ है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी बेहतरीन बना, उन्होंने बेहतरीन स्टेटमेंट दिया। ऑलवेज उन्होंने ये बात कही है कि जी जंग किसी मसले का हल नहीं है। आप हमसे बैठे, टेबल टॉक करें, आप इस पे बात करना चाहते हैं, आप किसी भी पॉइंट पे बात करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप कश्मीरियों का यूएन का रेजोल्यूशन तो माने, जो आपको बार बार उसके लिए फोर्स हो रहा है कि आप उनको माने, उनको आप हक खुद इरादत दें। वो आपके लिए लड़ रहे हैं, वहां पे रोज लोग मर रहे हैं, तो वो रिएक्ट तो करेंगे। इंडिया को इस वक्त पता है कि मैंने सिर्फ ये, मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई है, वहां की मीडिया कभी हमें टमाटर की धमकी दे रही है कि टमाटर खा के हमसे जल, भाई हम टमाटर खा के नहीं, जब हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हम अच्छा हमारा तो क्या है, हमारा तो प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, हम तो हमारा ईमान है, हम शहीद हो जाएंगे इस मुल्क पे। वो हमारे जो 22 करोड़ सिपाही हैं, हमारे पास कोई फौज नहीं, फौज हम सब फौज हैं। इंडिया को ये पता होना चाहिए हम टमाटर खा के नहीं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के जो है वो इंडिया को तबाह कर देंगे। बहुत शुक्रिया हुसैन थीपो साहब कि आप तशरीफ में। और मैं भी यही कहना चाहूंगा कि मकसद आपने ये जंग जो है मजाक बनाया हुआ है शायद कि, और ये जो जंगी जुनून है आपका कि जो सिर्फ आपकी जो नाकामियां हैं, जो आपकी कारकर्दगी है उसको छुपाने के लिए और इलेक्शन कैंपेन में ये बस अजीब नारा लगा के
और आप इंतहा पसंदी जो है वो मसद आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं इंतहा पसंदी का। भाई हम जो आपको इंतहा पसंद समझते हैं और जिसको इंतहा पसंद समझते हैं वो वज़ीर आज़म बना वहाँ का, तो ये जंगी जुनून जो नहीं चलेगा और दुनिया इसको नहीं मानेगी। और जो दहशतगर्दी आपने हमारे मुल्क में की है, आज दुनिया उस पर बात कर रही है कि जो आप करते रहे बलूचिस्तान में, जो आप करते रहे कराची में, जो आप करते रहे पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल, और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के ज़रिए। नाज़रीन, रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। सवाल है पाकिस्तान का।